Hello everyone and welcome back to our YouTube channel savvyforensics. So friends, आज हम बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं अपने नए वीडियो के साथ में, जहां पर हम बात करने वाले हैं साइबर फोरेंसिक्स में और स्पेशली यहां पर हम बात करेंगे डिजिटल एविडेंसेस की। बहुत टाइम से वीडियोस नहीं आ रहे थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की तैयारी, आप लोगों की प्रिपरेशन, स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथ में आप लोग कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ पढ़ते हुए चल रहे होंगे। एंड अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो को। अच्छा, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके अगर कोई भी सजेशन है, जैसे कि अगर आपको एमसीक्यू क्लासेस चाहिए हैं, थ्योरी क्लासेस चाहिए हैं, या पर्टिकुलर किस टॉपिक पर चाहिए हैं, तो ये आप लोग सजेशंस हमको दे सकते हो। चाहे तो टेलीग्राम पर शेयर कर दो या तो फिर इस वीडियो के कमेंट में डाल दीजिएगा। तो जो ज़्यादा जिस चीज़ की डिमांड रहेगी फिर हम उसी पर कंटिन्यूएशन करेंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे डिजिटल एविडेंसेस की कि डिजिटल एविडेंस क्या होते हैं। तो डिजिटल एविडेंस को समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एविडेंस क्या होता है। तो एविडेंस की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमको ऐसी जगह पर मिलता है जहाँ पर कोई ना कोई क्राइम कमिट हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी प्लेस जहाँ पर कोई भी क्राइम कमिट हुआ है, वहाँ से अगर कोई भी हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है या उस पर्टिकुलर क्राइम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है, वो आपका एविडेंस कहलाता है, जिसको हम हिंदी में साक्ष्य बोलते हैं। जो कि जो पर्टिकुलर क्राइम हुआ है उसको प्रूफ करने के लिए, उससे क्या मतलब किस तरह से वो बेसिकली हुआ है, उस क्राइम में क्या हुआ था, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस, वो आपका एविडेंस ही होता है। ठीक है, तो एविडेंस क्या है? एविडेंस इज डिफाइंड as any object or piece of information that is relevant to the crime being investigated and whose collection was lawful। ठीक है, तो वही चीज़ है कि ऐसा कोई इंफॉर्मेशन, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो कि हमको क्राइम सीन पर मिल रहा है, क्राइम सीन से रिलेटेड है, उससे रेलिवेंट है, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर हमको मिल रहा है, और उसका कलेक्शन अगर हम लॉ के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो आपका एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो ऐसी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, ऐसी जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा जो भी चीज़ होगी, उसको हम बोलेंगे एविडेंस। अब एविडेंस जो है वो हम किस रीज़न से कलेक्ट करते हैं, क्या उसका पर्पस होता है, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। सो बेसिकली कोई भी जो क्राइम है वो एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, और इसके लिए एक टर्म रहता है कॉर्पस डिलेक्टी। कॉर्पस डिलेक्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ से इस पर्टिकुलर टर्म पर बेस्ड आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो नेट का पेपर रहता है उसमें भी क्वेश्चंस देखने को कई बार मिले हुए हैं। बाकी अगर हम कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करें तो वहाँ पर भी ये पर्टिकुलर जो टर्म रहता है इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखने को कभी ना कभी मिल ज़रूर से जाता है। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके अलावा जो एविडेंस है उसका क्या काम है? किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को किसी भी क्राइम से रिलेट करना, मतलब जो क्राइम हुआ है उस क्राइम से रिलेटेड जितने भी पर्सन्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए, उनको फाइंड आउट करने के लिए, उनको लिंक करने के लिए एविडेंस का हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा कोई भी जो भी एक अपना प्रूफ दिया जा रहा है, कोई टेस्टिमनी दी जा रही है, कोई विटनेस है, कोई सस्पेक्ट है, तो उसकी टेस्टिमनी को अप्रूव या डिसअप्रूव करने के लिए, यानी कि उसको सपोर्ट या डिसअपोर्ट करने के लिए हम एविडेंस का यूज़ करते हैं। क्योंकि एविडेंस के बेस पर जो भी इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी, उसके एग्जामिनेशन के बाद जो भी रिपोर्ट आपके सामने आएगी, तो उसके बेस पर हम किसी भी चीज़ को अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने में जो एविडेंस रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी इन्वेस्टिगेटिव लीड्स होती हैं इसको प्रोवाइड करने के लिए एविडेंस आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि किसी इन्वेस्टिगेशन कोई चल रही है उसमें कंसिडरेशन में लिया गया है और उसने एक्चुअल में कुछ किया है या नहीं किया है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, अगर उसने एक्चुअल में कुछ भी नहीं किया है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए भी एविडेंस जो रहता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये यहाँ पर कुछ रीजंस थे जो कि दिखाते हैं कि एविडेंस की फोरेंसिक्स एस्पेक्ट से क्या वैल्यू है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, और बाकी एविडेंस क्या होता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अभी तक हमने ये देखा कि जो एविडेंस है वो चाहे डिजिटल फॉर्मेट में हो या फिर आपके फिजिकल फॉर्मेट में हो, कोई भी तरह का हो, बायोलॉजिकल एविडेंस हो या कुछ भी हो, वो सारे ही तरह के एविडेंस को हमने यहाँ पर समझा।
स्पेशली अगर हम बात करें डिजिटल एविडेंसेस की, तो सिंपल सा है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस होते हैं जहाँ पर भी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम इंक्लूड हो जाता है, जहाँ पर हम डिजिटल माध्यम से डिजिटल यूज़ करते हुए कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सारे काम जहाँ पर हम कंप्यूटर का भी यूज़ कर सकते हैं, और जो भी ऑडियोज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, मोबाइल्स होते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में जो भी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो भी चीज़ें होती हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेट करती हैं, या उसके आसपास का जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं डिजिटल फॉर्मेट में, वो सारे आपके कहलाते हैं डिजिटल एविडेंस। बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करती हूँ इतना आपको क्लैरिटी सिर्फ नाम से समझ में आता है कि डिजिटल एविडेंस क्या होगा। इसको हम डिजिटल एविडेंस के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी कहते हैं। अब इसकी अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ एनी प्रोबेटिव इंफॉर्मेशन स्टोर्ड और ट्रांसमिटेड इन डिजिटल फॉर्म दैट अ पार्टी टू अ कोर्ट मे यूज एट ट्रायल। ठीक है, तो कोर्ट केस में अगर कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कि डिजिटल फॉर्मेट में ट्रांसमिट करी जा सकती है, स्टोर करी जा सकती है, तो उसको कोर्ट केस में हम उसको एक ट्रायल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और सेक्शन 79A जो है आपका IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 का, यहाँ पर आपकी डेफिनेशन प्रॉपर दी गई है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जितने भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ एविडेंसेस जितने भी होते हैं, वो प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर सेक्शन 79A ऑफ IT एक्ट यहाँ पर एक्सप्लेन करा गया है। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अब इसमें डिफाइन क्या किया है? Any information of probative value that is either stored or transmitted in electronic form and includes computer evidence, digital audio, digital video, cell phones, digital fax machines। तो जो भी इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्मेट में रहती है कंप्यूटर एविडेंस में, हम उसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आपका जो भी डिजिटल एविडेंस है डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे डिजिटल एविडेंस। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, तो जो डिजिटल एविडेंसेस होते हैं, जैसे कि आपके फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, जैसे कि आपके DNA यूनिक होता है, जो कि आपके बायोलॉजिकल एविडेंसेस में कंसीडर करे जाते हैं, तो उसी तरह से जो डिजिटल एविडेंसेस होते हैं वो भी आपके लेटेंट होते हैं और यूनिक भी कह सकते हैं। और लेटेंट का क्या मतलब है? जो कि आपको नेकेड आई से देखने को नहीं मिलते हैं। नेकेड आई से देखने को नहीं मिलते हैं का ये मतलब नहीं है कि वो आपका एविडेंस आपको फिजिकल फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, फिजिकल फॉर्मेट में मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। बट उसमें से जो इन्फॉर्मेशन रहती है, उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करना पड़ेगा आपको। वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन आपकी लेटेंट फॉर्मेट में होती है। उसके अलावा ये जो डिजिटल एविडेंसेस होते हैं ये हाईली फ्रेजाइल होते हैं। अगर थोड़ा सा भी इसको अच्छे से स्टोर नहीं करा गया, केयर अच्छे से इसको कह सकते हैं कि हैंडल नहीं करा गया, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन रहती है उस पर्टिकुलर एविडेंस से डिस्कार्ड हो सकती है। उसके अलावा इट कैन ट्रांसेंड नेशनल बॉर्डर्स विद ईज एंड स्पीड। तो जो डिजिटल एविडेंसेस होते हैं ये बहुत ही आराम से और बहुत ही जल्दी जो नेशनल बॉर्डर्स होते हैं उसको भी क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, जो भी डिजिटल फॉर्मेट में मीडिया होगा उसको आप अपने घर पे बैठे बैठे कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा इसको हम बहुत ही आसानी से ऑल्टर कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इसीलिए इसको बोला गया है कि जो आपके डिजिटल एविडेंसेस होते हैं ये हाईली फ्रेजाइल होते हैं और ये टाइम सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, टाइम सेंसिटिव का मतलब है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर टाइम पर स्टोर करी गई है तो वो पर्टिकुलर टाइम जो है वो उसमें रहता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर ये इन्फॉर्मेशन आपकी आई थी, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं टाइम सेंसिटिव। तो ये हो गए आपके कुछ डिजिटल एविडेंसेस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो एविडेंसेस होते हैं, अभी हमने डिजिटल एविडेंसेस की बात नहीं करी, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो एविडेंस होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, जहाँ पर आपके फिजिकल एविडेंसेस, बायोलॉजिकल एविडेंसेस, डिजिटल एविडेंसेस सारे इंक्लूड करे जाते हैं। जो डिजिटल एविडेंसेस के टाइप्स होते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे जो एविडेंस होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो एविडेंसेस का अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जहाँ पर सबसे पहला टाइप आता है आपका टेस्टिमोनियल एविडेंस। जो टेस्टिमोनियल एविडेंस होता है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी आई विटनेस होता है
या फिर कोई भी तरह का आपका एक्सपर्ट टेस्टिमनी होती है। एक्सपर्ट टेस्टिमनी का मतलब कोई भी आपके क्राइम सीन पर कोई भी तरह का आपको कोई एविडेंस मिला, उस एविडेंस की एनालिसिस के लिए, एग्जामिनेशन के लिए आपने उसको पैक करके जो फोरेंसिक लैब्स होती हैं वहाँ पर भेजा। वहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं वो एनालिसिस करने के बाद में एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, और वो रिपोर्ट को प्रेजेंट करने के लिए जब कोई भी ऑफिसर कोर्ट में जाता है और अपनी टेस्टिमनी देता है, अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करता है, तो उस चीज़ को बोला जाता है एक्सपर्ट टेस्टिमनी। तो टेस्टिमोनियल एविडेंस ऐसे एविडेंसेस होते हैं जहाँ पर जो भी आई विटनेस होता है या फिर जो भी एक्सपर्ट टेस्टिमनी होती है वो आपकी ओथ लेते हुए बताई जाती है इन जो विटनेस बॉक्स होता है वहाँ पर। तो टेस्टिमोनियल एविडेंस क्या हो गया? कंसिस्ट ऑफ विटनेस स्पीकिंग अंडर ओथ इंक्लूडिंग आई विटनेस एंड एक्सपर्ट टेस्टिमनी। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो कि आपका सेकंड टाइप आ जाता है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होते हैं? ऐसे एविडेंस जहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपके रिटन डॉक्यूमेंट्स की बात हम करें, चाहे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की बात करें, चाहे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में हो, किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो उसको जब हम कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई भी एविडेंस अगर है तो उसको हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ये क्या है? एनी काइंड ऑफ राइटिंग, वीडियो और साउंड रिकॉर्डिंग मटेरियल whose authenticity needs to be established if it is introduced as evidence in a court of law। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, चाहे वो रिटन फॉर्मेट में हो, प्रिंटेड फॉर्मेट में हो, वीडियो फॉर्मेट में हो, ऑडियो फॉर्मेट में हो, कोई भी तरह का हो, लेकिन वो डॉक्यूमेंट है क्योंकि वो, तो उसकी ऑथेंटिसिटी भी अगर है, वो जेन्यून है, तो वो आपका कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट कर सकते हैं, और ऐसे एविडेंसेस को हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तीसरा आ जाता है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एविडेंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव एविडेंस का मतलब होता है ऐसा एविडेंस जो इंडिपेंडेंटली कोई भी तरह के फैक्ट को प्रूव तो नहीं कर सकता है, लेकिन वो दूसरे एविडेंसेस को सपोर्ट कर सकता है। यानी कि जो भी आपका दूसरा एविडेंस है उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है, उसको एक्सप्लेन कर सकता है, उसको सपोर्ट कर सकता है। सो evidence that cannot independently prove a fact but rather is used to explain other evidence, illustrate, demonstrate or recreate an event or show a situation similar to something being presented in the case। तो बेसिकली जो आपके क्राइम में जो कुछ भी हुआ था उस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, या कोई भी तरह के दूसरे एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, कोई भी इवेंट को रिक्रिएट करने के लिए, जिस तरह के एविडेंसेस, मतलब जो भी एविडेंस आप यूज़ करते हो, तो उसको हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एविडेंस। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये किसी भी एविडेंस को डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, तो ऐसा जो भी एविडेंस होगा उसको हम बोलेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एविडेंस। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तीनों एविडेंसेस के बारे में। अभी हम आगे चलते हैं, और नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पर फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस सबको पता है, ऐसे एविडेंसेस जो कि फिजिकल फॉर्मेट में होते हैं, रियल होते हैं, टैंजिबल होते हैं, आप अपने हैंड से उनको टच कर सकते हो। तो ऐसे जो भी एविडेंसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल एविडेंसेस। अब फिजिकल एविडेंसेस में आपके डिजिटल एविडेंस भी आएंगे, आपके बायोलॉजिकल एविडेंसेस भी आएंगे, हर तरह के एविडेंसेस आते हैं। तो फिजिकल एविडेंस की अगर हम बात करें, जो कि आपका फोर्थ टाइप आ जाता है, तो ये टैंजिबल है, रियल एविडेंस है, दैट मे बी यूज्ड टू कोरोबोरेट सस्पेक्ट, विटनेस एंड विक्टिम स्टेटमेंट्स। ये बेसिकली जो भी सस्पेक्ट होता है, विटनेस है या फिर विक्टिम का स्टेटमेंट है, उसको सपोर्ट करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। उसके अलावा टू लिंक अ सस्पेक्ट टू अ क्राइम सीन और क्राइम, या फिर किसी भी सस्पेक्ट को विक्टिम से कनेक्ट करने के लिए, या फिर किसी भी पर्सन जो कि उस क्राइम से रिलेटेड नहीं है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, ये सारे फिजिकल एविडेंसेस हम यूज़ करते हैं। फिजिकल एविडेंसेस की अगर हम बात करें, जिसको कि हम टैंजिबल एविडेंस भी कह सकते हैं, सो फिजिकल एविडेंस ऑल्सो नोन एज टैंजिबल एविडेंस। एंड इसमें क्या क्या रहते हैं, जितने भी तरह के फिजिकल फॉर्म में होगा, जैसे कि आपका एमिनेशन हो गया, बुलेट हो गई, फायर आर्म्स हो गए, नाइफ है, ग्लास है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स हैं, जहाँ पर आपके हैंड रिटन, टाइप रिटन, प्रिंटेड, हर तरह के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं होती फिजिकल एविडेंसेस की, ये हर तरह के एविडेंसेस होते हैं। इसमें सारे ही तरह के जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके आसपास अवेलेबल हैं जो कि क्राइम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट होता है, वो सारे ही तरह के एविडेंसेस आपके फिजिकल एविडेंस में हम कंसीडर करते हैं, जिसको कि हम
टैंजिबल एविडेंस भी कहते हैं। और ये एविडेंसेस बेसिकली कोई भी अगर हम एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, उसकी जेन्यूननेस होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। बाकी फिजिकल एविडेंसेस उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ टाइप की, जो कि है आपका डायरेक्ट एविडेंस। तो डायरेक्ट एविडेंस क्या है? ऐसा एविडेंस जो आपका डायरेक्टली किसी ने मतलब कोई भी पर्सन है और उस पर्सन ने कोई भी पर्टिकुलर तरह का क्राइम होते हुए देखा है, तो उस तरह के एविडेंसेस को हम बोलेंगे डायरेक्ट एविडेंस। तो एविडेंस जो कि स्टैब्लिश करता है कोई भी फैक्ट को, जहाँ पर आई विटनेस की टेस्टिमनी एंड जो कन्फेशंस होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी और एक पर्सन है सी। अब यहाँ पर हुआ क्या है, जो बी है इस बी ने ए का मर्डर किया है और सी ने ये चीज़ देख लिया है कि क्या हुआ है कि सी ने ये चीज़ देखी है कि बी ने ए का मर्डर किया है। तो सी जो है यहाँ पर हो गया आई विटनेस। उसके अलावा अगर सी जो है अब कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है और वो कहता है कि मैंने बी को मारते हुए देखा था कि बी ने ए को इस तरह से इस वेपन से ऐसे ऐसे मारा, तो सी यहाँ पर पूरी तरह से बन गया आई विटनेस। तो ये आपका हुआ डायरेक्ट एविडेंस। अब यहीं पर अगर हम बात करें बी की, तो बी ने अगर खुद से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मैंने ए को मारा है, इस वेपन से मारा था, ऐसे ऐसे मारा था, या बेसिकली बी जो है कन्फेस कर रहा है कि हाँ मैंने ही मर्डर किया है ए का, तो यहाँ पर बी जो है ये भी आपका डायरेक्ट एविडेंस बन जाता है एक तरह से। ठीक है, तो बी और सी यानी कि जो आई विटनेस है और जो कन्फेस कर रहा है, वो दोनों ही तरह के जो लोग होंगे उनको हम डायरेक्ट एविडेंस में कंसीडर करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्कमफेरेंशियल एविडेंसेस, जो कि आपका सिक्स्थ टाइप आ जाता है। तो सर्कमफेरेंशियल एविडेंस क्या होते हैं? एविडेंस जो कि अलाउ करता है किसी भी पर्सन को टू इन्फर द ट्रुथ ऑफ अ गिवन फैक्ट। कोई भी अगर फैक्ट है तो उससे रिलेटेड जो भी ट्रुथ है उसको वो बता सके। तो सर्कमफेरेंशियल एविडेंसेस सिंपल सा है कि कोई भी दूसरे एविडेंस को सपोर्ट ही करेंगे बेसिकली। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ट्रुथ को इन्फर करने के लिए, कोई भी पर्टिकुलर फैक्ट के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और आई थिंक ये लास्ट भी है हमारा, हियर से एविडेंस। तो जो लास्ट आपका टाइप है हियर से एविडेंस, ये क्या है? सीधा सा बहुत इजी। कोई पर्सन है, फिर से हम पूरा एक बार क्लियर करके समझाते हैं आपको। अगर हम बात कर रहे हैं हियर से एविडेंस की, तो मान के चलिए एक पर्सन है ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पर बी ने ए का मर्डर किया है और एक पर्सन और मान लेते हैं डी। अब हुआ क्या है, यहाँ पे बी ने ए का मर्डर किया हुआ है और सी ने देखा है कि बी ने ए को मारा है। तो जो सी है हमारा, ये तो हो गया हमारा आई विटनेस। अब मान के चलिए सी ने डी को कुछ बताया कि मैंने ऐसा ऐसा देखा था कि बी ने ए को मारा। तो क्योंकि डी ने खुद नहीं देखा है, डी को सी ने बताया है, डी सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर रहा है, तो इसलिए अगर डी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट होता है और बताता है कि ऐसा ऐसा मुझे पता चला था, तो ये हो जाता है आपका हियर से एविडेंस। तो डी यहाँ पर बन गया हियर से एविडेंस, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से देखा नहीं था, उसने बस सुना है कि सी ने उसको बताया कि बी ने ए को मारा था। तो क्योंकि डी सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ही अपना कोई भी प्रूफ, अपना कोई भी टेस्टिमनी दे रहा है, तो उस चीज को हम बोलेंगे हियर से एविडेंस। तो हियर से एविडेंस क्या होता है? अ स्टेटमेंट अदर देन वन मेड बाय द डिक्लेरेंट while testifying at the trial or hearing offered in evidence to prove the truth of the matter asserted। तो ऐसा कोई भी एविडेंस होगा जहाँ पर कोई ऐसा पर्सन अपनी टेस्टिमनी देने आएगा या फिर कोई भी फैक्ट को प्रूव करने आएगा जहाँ पर उसने वो खुद से नहीं देखा होगा, उसने सिर्फ किसी दूसरे से सुना होगा, तो उसको हम बोलेंगे हियर से एविडेंस। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको ये सारे ही तरह के एविडेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब अगर हम बात करें कि जैसे एविडेंसेस होते हैं, ये बेसिकली क्यों हम फाइंड आउट करते हैं? अगर जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, तो ये क्यों करते हैं? इससे हमको क्या मिलता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम इससे निकाल सकते हैं? सो बेसिकली कोई भी क्राइम हुआ है तो सबसे पहले उसमें 5 चीज़ें होती हैं जो आपको फाइंड आउट करनी होती हैं। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन इट हैपेंड, कब हुआ, हाउ इट हैपेंड, कैसे हुआ, वाई इट हैपेंड, क्यों हुआ, और हु वॉज इन्वॉल्व, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व्ड थे।
तो ये जो 5 क्वेश्चंस होते हैं, इन 5 क्वेश्चंस का आंसर अगर हमको मिल जाता है तो हम कोई भी तरह के क्राइम का रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चंस का आंसर आपको ढूंढना होता है अगर कोई भी क्राइम कमिट हुआ है तो। व्हाट, व्हेन, हाउ, वाई एंड हु, ये जो 5 क्वेश्चंस होते हैं ये आपको ज़रूर से ढूंढने होते हैं। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ यहाँ पर आपको एविडेंस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसको हम कैसे कैसे समझ सकते हैं, डिजिटल एविडेंसेस कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स बेसिकली अभी हमने डिस्कस नहीं करा है, डिजिटल एविडेंसेस क्या होते हैं सिर्फ उतना ही हमने यहाँ पर अभी तक बात करी है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके अलावा जो सजेशन मैंने मांगा है प्लीज़ उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे दोगे। एंड बाकी इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। उसके अलावा जो हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पर ज़रूर से कनेक्ट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम, क्योंकि यहाँ पर सारी PDF सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पर आती है। उसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर काफ़ी सारा कंटेंट है आपके स्टडी पर्पस से, एक बार विजिट करके ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।